अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन सी एस पो 01 फाइंड द प्रिपरेशन पार्ट 2। इस वीडियो में हम चैप्टर 30 से ऑनवर्ड 70 तक कंप्लीट करेंगे और तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। वीडियो शुरू करेंगे सबसे पहले आप चैप्टर 13 आए। चैप्टर में हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है फिजिकल फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि फ्लॉपी डिस्क पहले ओल्डेस्ट कंप्यूटर में यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती। अब यहाँ तो HDD यूज़ होती है या फिर SSD यूज़ होती है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है जिससे इस डिस्क को कवर करती है। ठीक है, ये उन्होंने डिस्क बनाई हुई है। अब इसके बाहर एक प्लास्टिक जैकेट होती है। इस पिक्चर से देखें, यहाँ पे ये जो बाहर है ये सारी इसके प्लास्टिक जैकेट है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होती है ये डिस्क। ठीक है, तो ये सारी प्लास्टिक जैकेट है और इसके अंदर ये डिस्क मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि ड्राई मोटर अटैच होता है इसके साथ इस डिस्क को रोटेट या फिर मूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब भी इस डिस्क को रोटेट किया रहता है तो उसको रोटेट करने के लिए फ्लोपी डिस्क ड्राइव के साथ एक ड्राई मोटर होती है। ठीक है, ये देखेंगे ये वाली एक मोटर होती है। जब इस मोटर के साथ इस डिस्क को अटैच किया रहता है तो ये डिस्क रोटेट होना शुरू होती है। ठीक है, सो डिस्क रोटेट किसकी मदद से होती है? ड्राई मोटर की मदद से। उसके बाद इसके साथ 2 हेड होते हैं जो कि डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हेड्स क्या होते हैं? जब फ्लॉपी डिस्क पहले कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी तो सीपीयू के अंदर एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता था। जब उस ड्राइव के अंदर डिस्क को डाला जाता है तो फिर ये रोटेट करना शुरू होती है ड्राई मोटर की मदद से और उस ड्राइव के साथ 2 हेड लगे होते थे। ठीक है, एक हेड उस डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा उस डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हर डिस्क को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइव मौजूद होता है। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क को भी चलाने के लिए एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मौजूद होता था। उस ड्राइव के साथ ये दोनों हेड अटैच होते हैं। ठीक है, और साथ ही एक ड्राइव मोटर लगी होती है। जब उस फ्लॉपी डिस्क को ऊपर उसके ड्राइव के ऊपर रखा रहता है तो ये ड्राइव मोटर उसको रोटेट करती है और ये जो हेड होते हैं ये जैसे-जैसे डिस्क रोटेट करती है ये दोनों हेड उसके ऊपर जो भी डेटा होता है उसको रीड या राइट करते हैं। ठीक है, इसी तरह आज जो हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होते हैं, हार्ड डिस्क स्टोरेज को यूज़ करने के लिए इसी तरह SSD यूज़ होती हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ होती हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे ही डिस्क जो है ये पहली रोटेशन करती है तो उसका पहला ट्रैक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जो डिस्क है जैसे ही इसको हम डिस्क ड्राइव के अंदर डालेंगे फिर रोटेट करना शुरू करेगी ड्राइव मोटर के ज़रिए। ठीक है, और ये उन्होंने ऊपर हेड बनाए हुए हैं कि जब जैसे ये रोटेट करेगी जिसके ऊपर जो हेड होगा ये इस डेटा को रीड या राइट करेगा। अब जैसे ही डिस्क की पहली रोटेशन होगी तो ये इसका पहला ट्रैक होगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही इसकी ये पहली दफ़ा रोटेट करेगी तो जो हेड होगा इसी पार्ट में इसी हिस्से के ऊपर जो भी डेटा होगा उसको ये रीड या राइट करेगा। ठीक है, इसी तरह इसकी जब दूसरी रोटेशन होगी तो यहाँ पे जो डेटा होगा उसको वो रीड या राइट करेगा। सो ट्रैक क्या होता है कि जितनी उसकी रोटेशन होती हैं वो उसको हम ट्रैक कहते हैं। ये इसका पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, तीसरा। सो जिस ट्रैक पे ये हेड मौजूद होता है उस ट्रैक पे जो भी डेटा होता है वो वहीं पे जो उसी डेटा को रीड या राइट करता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ट्रैक को जब वर्टिकली डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो मैंने जितने भी ट्रैक्स बनाए हैं, अगर मैं इनको वर्टिकली डिवाइड करती हूँ, वर्टिकली अगर मैं इनको कट करती हूँ कि अब मैंने इन सारे ट्रैक को मैंने वर्टिकली कट कर दिया। अब इनके दरमियान वाला ये जो एरिया होता है ना, इनको हम सेक्टर कहते हैं। अब ये जो मैंने वर्टिकली कट किए हैं इन ट्रैक को, तो इनके दरमियान ये वाला पहला सेक्टर होगा, फिर ये दूसरा सेक्टर होगा, तीसरा सेक्टर होगा, इसी तरह बहुत ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हर सेक्टर जो है ये 512 बाइट डेटा की होल्ड करता है। ठीक है, अब ये देखें ये जो पहला सेक्टर है, ठीक है, ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं हर सेक्टर जो है ये 512 बाइट का जो डेटा है उसको होल्ड करता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क होता है उसके 80 ट्रैक्स होते हैं और 18 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हर ट्रैक के, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो टोटल 80 उनके ट्रैक होते हैं। ठीक है, यानी कि 80 टाइम उसकी रोटेशन होती है, 80 ट्रैक होते हैं और हर ट्रैक के 18 सेक्टर्स होंगे। ठीक है, सो टोटल अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स देखें
तो 2880 सेक्टर्स होते हैं टोटल। यानी कि अगर हम इसको डेटा में देखें तो ये 1440 किलोबाइट डेटा होता है, ठीक है। सो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क के 80 ट्रैक होते हैं, 18 सेक्टर्स होते हैं और टोटल इसके इतने सेक्टर होते हैं और ये इतने किलोबाइट डेटा जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बायोस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको बायोस क्या होता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है ये डिस्क को सेक्टर ट्रैक और हेड के कॉम्बिनेशन के तौर पर एक रा स्टोरेज डिवाइस की तरह कंसिडर करता है, ठीक है। यानी कि इस तरह उसको यानी कि रा स्टोरेज डिवाइस की तरह उसको देखता है बायोस। अब रा स्टोरेज का मतलब क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर कोई फाइल सिस्टम नहीं बना हुआ, ठीक है। एक अनऑर्गेनाइज्ड जैसे एक ब्लैंक कॉपी नहीं होती, ब्लैंक कोई बुक, जिसके ऊपर ना तो कंटेंट्स होते हैं, ना ही नंबर्स होते हैं, ना ही लाइंस होती हैं। एक बिल्कुल ब्लैंक कॉपी की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि उस तरह होता है ये रा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना होता, कोई फाइल को स्टोर करने का, ठीक है। एक अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस होती है रा स्टोरेज डिवाइस के अंदर, ठीक है। सो बायोस फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर ट्रैक और हेड को एक रा स्टोरेज डिवाइस समझता है, उनके कॉम्बिनेशन को, ठीक है। However, this raw storage is meaningless to the user। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूज़र के लिए मीनिंगलेस होती है, ठीक है। यानी कि यूज़र उसके अंदर ना तो कोई फाइल सेव कर सकता है, कोई ना कोई फ़ोल्डर स्टोर कर सकता है। अब दोस्त क्या करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पढ़ा था आपने ये सिस्टम। अच्छा, तो ये डिस्क को किस तरह देखता है, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, ठीक है, इस रा स्टोरेज स्पेस के अंदर। अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि एक रा स्टोरेज स्पेस है, उसके अंदर एक और उसको एक ऑर्गेनाइज बना देगा सिस्टम, ठीक है। यानी यूज़र उसके अंदर अपना फाइल फोल्डर सारा कुछ सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो ये आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, बायोस और डोस का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि मेन यूनिट डोस के कौन-कौन से हैं, वो आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि पहला इसका यूनिट क्या है, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या होता है, ये एक फ्लॉपी डिस्क का एक स्पेशल एरिया होता है, ठीक है। जो कि कंप्यूटर जो कि कंटेन करता है जो नेसेसरी कोड होता है, ठीक है। उसको यानी कि जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोड होती है, उसको स्टोर करने के लिए बूट सेक्टर होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, हेड 0, ट्रैक 0 और सेक्टर 1, ये इसकी लोकेशन होती है। सो हर डोस के यूनिट की एक लोकेशन होती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट फैट, फैट क्या है यहाँ पे, फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये एक ऐसा फाइल सिस्टम होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो कि फाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी फाइल्स होती हैं इसके अंदर डिस्क के अंदर स्टोर, उनको मैनेज करने के लिए एक टेबल होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। अब इसकी फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या कौन सी लोकेशन होती है, 0 हेड पे होता है ये, इसकी लोकेशन 0 ट्रैक पे और सेक्टर 2, ठीक है। अब इन सारे डॉस के यूनिट्स के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, चाहे आप यहाँ से याद कर लें, ठीक है। डो स्ट्रक्चर के तमाम यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें ये सारे मैंने कंपोनेंट लिखे हुए हैं और ये उनकी लोकेशन फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है। बूट सेक्टर की लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, इसी तरह फर्स्ट फैट फाइल एलोकेशन टेबल की लोकेशन मैंने आपको बताई है। सेकंड फैट क्या होता है, अच्छा, फैट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जितनी भी फाइल्स हमने स्टोर की होती हैं फ्लॉपी डिस्क के अंदर, उनको मैनेज करता है, ठीक है। अब फर्स्ट फैट और सेकंड फैट क्या होता है, फर्स्ट फैट होता है कि उस टेबल की पहली कॉपी, ठीक है। सेकंड फैट क्या होता है कि उसी टेबल के का बैकअप, ठीक है। बैकअप तो आपको पता होगा ना। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, 0 हेड पे, 0 ट्रैक और 11 सेक्टर, ठीक है। डिस्क के अंदर जो 11वां सेक्टर होता है, 0 ट्रैक पे, 0 हेड पे, वहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट। रूट डायरेक्टरी क्या होती है, अब यहाँ से ज़रा डायरेक्टरी आप समझ लें कि डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी क्या है, एक फ़ोल्डर होता है जो कि अपने अंदर दूसरी फ़ाइल और फ़ोल्डर को होल्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ़ोल्डर
एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप डिफरेंट फाइल्स और दूसरे फ़ोल्डर भी आप उसके अंदर कंटेन कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो वो जो होता है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद रूट डायरेक्टरी भी समझ लें क्या होता है। रूट डायरेक्टरी एक मेन फ़ोल्डर होता है, ठीक है? जब आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने डिफरेंट फाइल्स और दूसरे फ़ोल्डर आपने उसके अंदर स्टोर कर दिए। सो जो सबसे पहला उसका जो सबसे पहला जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया था, उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट लेयर पे होता है, जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया होता है। उसके बाद डायरेक्टरी एंट्री क्या होती है? ये एक स्मॉल रिकॉर्ड होता है, जो कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन सिंगल फ़ाइल की या फ़ोल्डर की, जो कि डायरेक्टरी के अंदर होती है। यानी कि डायरेक्टरी के अंदर आपने जो भी सिंगल फाइल या फ़ोल्डर आपने स्टोर किया हुआ है, उसके रिकॉर्ड को, उसकी इन्फॉर्मेशन को ये रिकॉर्ड करता है। उसकी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है, ठीक है? तो ये आपने बोलना नहीं डायरेक्टरी क्या होती है और रूट डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी एंट्री क्या होती है, ये तीनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। अब रूट डायरेक्टरी की क्या लोकेशन होती है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर पहले हेड पे, 0 ट्रैक पे और सेक्टर 2 पे इसकी लोकेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद डेटा एरिया क्या होता है? अभी डेटा एरिया भी एक फैट होता है, ठीक है? एक फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है, जो कि तमाम डायरेक्टरीज़ को फाइल कंटेंट को फिज़िकली स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है? तो इसकी क्या लोकेशन होती है? ये 0 हेड 1 ट्रैक और 16 सेक्टर से लेकर 1 ट्रैक 1 हेड ट्रैक 79 सेक्टर 18 यहाँ तक इसकी लोकेशन होती है। सो ये आपने टेबल चाहे आप यहाँ से याद कर लें या फिर आप यहाँ से याद कर लें, ठीक है? सो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि बोर्ड सेक्टर की लोकेशन क्या होती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर और फैट की क्या फर्स्ट फैट की क्या लोकेशन होती है, सेकंड फैट की, इसी तरह रूट डायरेक्टरी की क्या लोकेशन होती है, ठीक है? जिसमें हम सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जो सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट की तरह 2 डिवाइसेज़ के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब ये सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर के साथ फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं सीपीयू के साथ, जिनके साथ हम एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ इन दोनों में। जब हम एक टाइम पे एक बिट सेंड करना चाहते हैं, फिर रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सीरियल पोर्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम एट अ टाइम मोर देन 1 बिट सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें 9 पिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर बताया हुआ है, जिसको हम DB9 कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है? जिसकी 9 टोटल पिन्स होती हैं और हर पिन का जो है वो अपना-अपना फंक्शन होता है, ठीक है? अब ये वाली टोटल 5 पिन्स ये वाली हैं और ये वाली जो 4 पिन्स हैं ये वाली हैं, ठीक है? हर पिन का अपना-अपना काम होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब उससे पहले देखें यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो है, ये सीरियल पोर्ट, ये 9 पिन कनेक्टर है, ठीक है? ये 9 पिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर है, जिसके ऊपर 5 पिन ऊपर वाली हैं, ठीक है? जो ये वाली हैं और उसके बाद नीचे वाली ये 4 पिन्स ये वाली हैं, जो ये वाली उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है? सो इस 9 पिन सीरियल कनेक्टर का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वहाँ से मैं आपको बताऊँगी हर पिन का जो क्या-क्या फ़ंक्शन होता है, ठीक है? यहाँ पर देखें टोटल यहाँ पे मैंने 9 पिन्स लिखी हुई हैं इस टेबल में। सबसे पहले पिन उन्होंने बताई हुई है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है करियर डिटेक्ट, ठीक है? ये वाली पिन जो है, ये वाली करियर डिटेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि करियर डिटेक्ट पिन का क्या काम होता है, ये किस लिए यूज़ होती है। ये हमारे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को बताता है हम जिस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी दूसरी डिवाइस के साथ अगर अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके वो बताता है कि उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है? उसके साथ हमारा कनेक्शन एक्टिव हो चुका है। उस रिमोट मॉडेम के साथ। रिमोट मॉडेम में कोई भी दूसरी डिवाइस हो सकती है कि जिसके साथ हमने अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है, जिसके साथ हमने अपनी डिवाइस का कम्युनिकेशन बिल्ड करना है दूसरी डिवाइस के साथ, ठीक है? तो सीडी यानी कि करियर डिटेक्ट हमें ये बताता है कि हमारा दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद आरडी जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड डेटा, ये वाली, ठीक है? ये आरडी इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड डेटा। ये पिन क्या करती है, डेटा कमिंग इनटू द पीसी, ये बताता है कि हाँ डेटा जो है वो आ चुका है, ठीक है? डेटा हमारे पीसी के अंदर आ चुका है, जो यानी कि हमारे पीसी ने डेटा जो है वो रिसीव कर चुके हैं, ठीक है? यानी कि जिस डिवाइस के साथ हमने कम्युनिकेशन बिल्ड किया हुआ है, उसके उससे हमने डेटा रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है? अभी हम किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे जब हम कोई डेटा रिसीव करते हैं, तो वो हमें ये वाली पिन बताती है,
उसके बाद टीडी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिटेड डेटा। अब ये क्या पिन करती है, ये जो भी डेटा हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जिसके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है, उसको अगर हमने कोई भी डेटा सेंड करना है, तो ये पिन बताती है कि हमारा डेटा जो है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर से चला गया है दूसरे मॉडेम में, ठीक है। तो ये डीटीआर जो है ये किससे यूज़ होती है, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर को बताती है कि आई एम रेडी टू कम्युनिकेट, कि मैं कम्युनिकेट करने के लिए रेडी, ठीक है। यानी कि हमने जिस किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, तो हमें ये पिन बताती है डेटा टर्मिनल रेडी, ये वाली पिन बताती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन रेडी है दूसरी पीसी के साथ। ग्राउंड है अगली पिन हमारी, जिसको हम सिग्नल ग्राउंड कहते हैं। अब ये क्या करता है, कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल सिग्नल्स रेफरेंस वोल्टेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें कि सिग्नल ग्राउंड होता क्या है, ये ऐसी पिन होती है जो एनालाइज़ करती है वोल्टेज को, ठीक है? यानी कि जो भी सिग्नल हमने रिसीव किया हमारे पर्सनल कंप्यूटर ने, वो उसको डिटेक्ट करती है कि उसका क्या वोल्टेज है, ठीक है? इसको हम रेफरेंस वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है? तो आपने ये याद रखना है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज होता है वो 0 होता है, ठीक है? इनिशियल वोल्टेज इसका 0 होता है और हमेशा 0 ही रहता है। अब अ, वो ये देखता है कि जिस डिवाइस के साथ हमारे पर्सनल कंप्यूटर ने कम्युनिकेट किया हुआ है, जब उससे कोई भी हम सिग्नल रिसीव करेंगे, कोई भी डेटा रिसीव करेंगे तो उसको वो क्या वोल्टेज होगा और उसका वोल्टेज हमारे पीसी के वोल्टेज से मैच होता है कि नहीं होता, ठीक है? वो इस ग्राउंड सिग्नल का काम होता है। तो ये सिग्नल ग्राउंड मैच होना लाज़मी है, ठीक है? जब तक हमारे ये सिग्नल ग्राउंड दूसरे मॉडेम के साथ मैच नहीं होता तो हमारे कम्युनिकेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो तब एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब वो एक-दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि उनके दरमियान तब कम्युनिकेशन बिल्ड होगा जब वो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। इसीलिए जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है ना, तो वो उसने ये भी देखना होता है कि क्या वो दूसरे कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ पा रहा है, ठीक है? सो जब तक वो उसको नहीं समझेगा, तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं करेगा, ठीक है? सो वो इस सिग्नल ग्राउंड पिन का काम होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हर कम्युनिकेशन को बिल्ड करने से पहले ये सिग्नल ग्राउंड पिन का मैच होना लाज़मी है, ठीक है? अच्छा, अगली जो पिन है वो है डीएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा सेट रेडी। ये इसका क्या काम है, ये मॉडेम को बताता है कि आई एम रेडी टू कम्युनिकेट। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था डीटीआर में। अब इस डीटीआर और डीएसआर में डिफरेंस क्या है? अब ये जो डीटीआर पिन है ना, ये तब हमारे पीसी को बताता है कि जब हमने कोई डेटा भेजना होता है, ठीक है? उसके लिए ये रेडी करता है पीसी को, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या होता है डीएसआर में, ये मॉडेम को बताता है कि जब कोई डेटा आ रहा था उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? तो आउटगोइंग डेटा के लिए डीटीआर पिन यूज़ होती है और इनकमिंग डेटा के लिए डीएसआर पिन यूज़ होती है, ठीक? उसके बाद आरटीएस क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट टू सेंड। सीटीएस पिन यूज़ होती है, हमारा मॉडेम रिप्लाई करता है कि जैसे ही यूज़र अलाउ करता है, ठीक है? तो हमारा मॉडेम रिप्लाई करेगा कि यस, डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये रिक्वेस्ट के लिए पिन यूज़ होती है और ये उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है? ये कि डेटा जो है वो सेंड कर सकता है। उसके बाद लास्ट है हमारी आरआई। आरआई की फुल फॉर्म है रिंग इंडिकेटर, ये हमारे पीसी को बताता है कि फ़ोन लाइन इज़ रिंगिंग, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड किया हुआ है, हमारे टेलीफ़ोन में किसी रैंडम मॉडेम से कॉल आ रही है अब। तो जैसे ही रिंगिंग बजना शुरू होगी, तो ये पिन हमें अलर्ट करेगी, ये बताएगी कि रिंग इंडिकेटर हमें बताएगा कि इस टाइम रिंगिंग हो रही है, ठीक है? कि किसी रैंडम मॉडेम से जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन बिल्ड किया हुआ है, वहाँ से आपको कॉल आ रही है, ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे देखें एक रिमोट मॉडेम है, ठीक है? ये आपका लोकल मॉडेम है, ठीक है? या ये आपका एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, और साथ आपका मॉडेम है। तो आपको एक कोई किसी रिमोट मॉडेम से कॉल आ रही है, ठीक है, आपके टेलीफ़ोन में। अब जैसे ही रिंगिंग बजना शुरू होगी, तो ये जो आपका रिंग इंडिकेटर है, आरआई पिन जो है, ये आपको अलर्ट करेगी, ये आपको बताएगा कि किसी रिमोट मॉडेम से आपको कॉल आ रही है, ठीक है? आपके पीसी को ये बताएगा। ये आपको बताता है कि अ कॉल इज़ कमिंग इन, ठीक हो गया? इस तरह फिर आपके पीसी को पता चलता है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्लियर। तो ये आपने देख लेना सारा, जो मैंने अभी आपको सारा समझाया है।
ये आपने शॉर्ट फॉर्म इसकी लाज़मी याद करनी है, ठीक है? तमाम पिन्स की टोटल 9 पिन है जो भी हमने पढ़ी हैं, ठीक है? 9 पिन सीरियल पोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, सो हर पिन की आपको शॉर्ट फॉर्म लाज़मी याद होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है? और उसके अलावा आपको इसका फ़ंक्शन भी पता होना चाहिए सबका, ठीक है? कि हर पिन का क्या फ़ंक्शन है। अब आगे चलते हैं। अ, अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, तो वो सिग्नल ग्राउंड और टीडी यानी कि ट्रांसमिटेड डेटा और आरडी यानी कि रिसीव्ड डेटा, अगर ये तीनों पिन उनकी कनेक्ट हो जाती हैं, तो उनके दरमियान एक फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक हो गया? कि आप ये याद रखना है कि सिग्नल ग्राउंड हर हाल में जो है वो कनेक्ट होना चाहिए दोनों डिवाइसेस का सबसे पहले, ठीक है? यानी कि मैंने अभी बताया ना आपको कि ये एक वोल्टेज को जो वो एनालाइज़ करता है, ठीक है? यानी कि मैच करता है अपने वोल्टेज को उस पीसी के साथ, उस डिवाइस के साथ जिसके साथ इसने कम्युनिकेट करना है। जैसे ही ये वोल्टेज इनका मैच होता है, ठीक है? यानी कि दोनों डिवाइसेस जैसे ही एग्री होती हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहता है, ठीक है? सबसे पहले सिग्नल ग्राउंड का कनेक्ट होना लाज़मी है, ठीक है? उसके बाद फिर जैसे ही सिग्नल ग्राउंडिंग का कनेक्ट होता है दोनों डिवाइसेस का, तो फिर वो एक-दूसरे को डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं, ठीक है? इन टीडी और आरडी की मदद से, ठीक है? टीडी क्या है? ट्रांसमिटेड डेटा पिन और आरडी क्या है? रिसीव्ड डेटा पिन, ठीक है? सो ये तीनों पिन जैसे ही कनेक्ट होते हैं दोनों डिवाइसेस के दरमियान, तो उनके दरमियान फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। अब ये फुल डुप्लेक्स आपने पहले पढ़ा होगा कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता क्या है? या आपने CS 101 में भी पढ़ा होगा कम्युनिकेशन की टाइप्स वगैरह। सो मैं भी आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एक होता है और एक होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एट अ टाइम या तो आप डेटा सेंड कर सकते हो या फिर आप रिसीव कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप एक टाइम पे डेटा को सेंड भी कर सकते हो और साथ रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप में 2 लोग एक-दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, वो एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि एक टाइम पे दोनों एक साथ टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, ठीक है? सो ये तो हमने देख लिया कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, क्योंकि ये आपको पता होगा, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है। सीरियल मैंने आपको बताया था कि सीरियल कम्युनिकेशन में हम एट अ टाइम एक बिट को ही सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है? सो फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही डेटा को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम फुल डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? और सीरियल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? यानी कि एक टाइम पे एक बिट को हम सेंड भी कर रहे हैं और हम रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है? सो दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। सो ये होता है फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमने सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हुए डेटा को सेंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब नीचे उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरह इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए सीरियल पोर्ट के ज़रिए डाटा को सेंड करते हैं। इस डायग्राम में इस फॉर्मेट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट आपने याद रखना है, RS232 फॉर्मेट। सो यहाँ पे उन्होंने उस फॉर्मेट को ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है? उन्होंने बताया कि किस तरह हम ये 8 बिट है, ठीक है? ये बता रहे हैं कि किस तरह उस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए 8 बिट डेटा को हम सीरियल पोर्ट के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सो जब हम इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, तो हम किस तरह 8 बिट डेटा को सेंड करेंगे, उसका ब्रेकडाउन हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो पहली 3 बिट्स हैं, ठीक है? ये यूज़ होती हैं बॉड रेट के लिए, ठीक है? और अगली जो 2 बिट हैं, ये यूज़ होती हैं पैरिटी बिट्स के लिए, और ये जो अगली बिट है, ये यूज़ होती है स्टार्ट या स्टॉप बिट के लिए, और अगली जो 2 बिट हैं, ये यूज़ होती हैं डेटा बिट्स के लिए। सो वन बाय वन हम इनको देखने लगे हैं। अ, बोर्ड रेट हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखिए पैरिटी बिट। ये जो 2 बिट्स हैं, ये पैरिटी बिट के लिए यूज़ होती हैं। सो पैरिटी बिट्स किस लिए यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती हैं एरर को चेक करने के लिए, ठीक है? यानी कि अगर हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए 8 बिट डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये बिट्स चेक करेंगी कि जो डेटा हम अपने पीसी से सेंड कर रहे हैं, अ, उनमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? सो एरर को चेक करने के लिए पैरिटी बिट्स यूज़ होती हैं। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बिट बताई हुई है। ये जो 1 बिट है, पैरिटी बिट के आगे जो 1 बिट है, ये स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए यूज़ होती है। स्टार्ट बिट जो है वो ये बताती है कि डेटा आ रहा है अभी, ठीक है? डेटा जो है वो अभी कमिंग है।
ठीक है? यानी कि जो हमारी रिसीविंग डिवाइस है, जो डेटा रिसीव कर रही है उसको स्टार्ट बिट बताती है कि डेटा आ रहा है अभी, ठीक है? और जैसे ही डेटा पहुँच जाएगा तो फिनिश हो जाएगा तो स्टॉप बिट बताएगा कि डेटा फिनिश हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद जो डेटा बिट्स हैं ये जो अगली 2 बिट हैं ये डेटा बिट के लिए यूज़ होती हैं। ये बिट्स हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है उसके लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? यानी कि जो एक्चुअल डाटा हम सेंड या रिसीव कर रहे हैं उसके लिए ये यूज़ होती हैं ये डेटा बिट्स। सही हो गया? और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे बॉड रेट। बॉड रेट क्या होता है? उसके लिए यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपने लाज़मी याद करनी है। बॉड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो बॉड रेट क्या होता है? ये डिफ़ाइन करता है कि कितनी स्पीड से डेटा जो है वो सेंड हो रहा है। यानी कि हर सेकंड में कितनी बिट्स सेंड हो रही हैं, कितनी रिसीव हो रही हैं, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं बॉड रेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 9600 बिट्स जो है वो हर सेकंड में सेंड हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं, ठीक है? सो ये इसका बॉड रेट होगा, ठीक है? यानी कि हर सेकंड में 9600 बिट्स जो है वो सेंड या रिसीव हो रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर 2 डिवाइसेस से आपस में कम्युनिकेट किया हुआ है सो दोनों डिवाइसेस का बॉड रेट सेम होना चाहिए। फिर ही वो अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है? सो अगर उनका बॉड रेट सेम होगा तो जो भी वो डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे हैं, वो उनकी बिट्स की टाइमिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। सो अगर 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनका बॉड रेट सेम होना चाहिए एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो अगर उनका बॉड रेट सेम नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक जो सेंडर है, वो ज़्यादा फास्टली डेटा को सेंड कर रहा है या फिर ज़्यादा स्लोली डेटा को सेंड कर रहा है और जो रिसीवर है उसको नहीं पता कि कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है, ठीक। सो वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। सो जो भी डेटा वो रिसीव कर रहा है वो उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा। सो इसीलिए एक बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए उनका दोनों डिवाइस का बॉड रेट सेम होना चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पीसी है, ठीक है? अगर मेरा पीसी किसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और वो हर सेकंड में 9600 बिट्स सेंड कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो डेटा मैं सेंड कर रही हूँ अपने पीसी से दूसरे पीसी को, तो वो हर सेकंड में इतने बिट्स जा रहा है। सो बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए दूसरे पीसी को भी पता होना चाहिए कि हर सेकंड में इतने बिट्स आ रहा है। अगर उसको नहीं पता होगा तो हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक। अब अगर मुझे पता है कि मेरे पीसी से 9600 बिट्स जो है वो हर सेकंड में जा रही हैं, सेंड हो रही हैं, ठीक है? लेकिन अगर जो रिसीवर है, रिसीविंग साइड में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसके पीसी में हर सेकंड में 9000 बिट्स आ रही हैं, ठीक है? हर सेकंड में। सो ये कम्युनिकेशन नहीं सही होगा, ठीक है? क्योंकि मैं अगर हर सेकंड में इतने बिट्स सेंड कर रही हूँ, तो वो मेरा बॉड रेट होगा और अगर वो 9000 बिट्स रिसीव कर रहा है, तो उसका बॉड रेट चेंज होगा, ठीक है? और अगर बॉड रेट चेंज होगा, तो कम्युनिकेशन भी सही नहीं होगा, ठीक है? सो बॉड रेट सेम होना लाज़मी है, ठीक है? अगर मेरे पीसी से इतने बिट्स जा रहे हैं, तो उसके पीसी में भी हर सेकंड में इतने बिट्स रिसीव होनी चाहिए, ठीक है? अगर रिसीव होंगी, तो कम्युनिकेशन सही होगा और अगर सेम नहीं होगा बॉड रेट, तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। सो ये होता है बॉड रेट। कि डेटा की स्पीड को मालूम करने के लिए हम बॉड रेट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। चैप्टर में हम प्रोटेक्टिव नोड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो इंटेल आर्किटेक्चर 8088 पे थी और जो कि 16 बिट का आर्किटेक्चर था। हम जो पढ़ेंगे वो 32 बिट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह 16 बिट आर्किटेक्चर को 32 बिट आर्किटेक्चर में स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल रजिस्टर यूज़ होता है जिसको हम CR0 कहते हैं। CR की फुल फॉर्म है कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है? जब इस रजिस्टर को ऑन किया रहता है, टर्न ऑन किया रहता है, तो हमारी 16 बिट से 32 बिट में स्विचिंग होती है, ठीक है? जिसको हम प्रोटेक्टिव मोड भी कहते हैं क्योंकि ये जो 32 बिट आर्किटेक्चर ही प्रोटेक्टिव मोड यूज़ करता है इसलिए हम इसको ED कहते हैं। सो ये आपने याद रखना है कि हम स्विचिंग के लिए रजिस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने 16 बिट आर्किटेक्चर में आई थिंक टोटल 14 रजिस्टर्स पढ़े थे, जिनमें कुछ 4 या 5 जनरल पर्पस रजिस्टर थे और कुछ इंडेक्स रजिस्टर थे और कुछ हमने सेगमेंट रजिस्टर्स पढ़े थे और जो फ्लैग के बारे में भी फ्लैग रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? इसी तरह उन तमाम रजिस्टर्स को अब एक्सटेंड किया गया है। ई का मतलब यहाँ पे एक्सटेंड है, ठीक है? बाकी सारा सेम वही है, ठीक है? यानी कि एक्सटेंड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, एक्सटेंड पेस एक्सटेंडेड, एक्सटेंड जो वो कोड एक्सटेंडेड, एक्सटेंड डेटा एक्सटेंडेड, इस तरह एक्सटेंड स्टैक इंडेक्स, सॉरी सोर्स इंडेक्स, एक्सटेंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, एक्सटेंड्स स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, एक्सटेंड
इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसी तरह एक्सटेंड फ्लैग्स, ठीक है? और बाकी जो सेगमेंट रजिस्टर्स है, यानी कि तमाम रजिस्टर्स को अब एक्सटेंड किया गया है इस आर्किटेक्चर में। और मैंने आपको मिड टर्म लेक्चर्स में ये भी बताया था कि जितना प्रोसेसर का वर्ड साइज़ होता है, उतने ही रजिस्टर्स का भी साइज़ होता है, ठीक है? यानी अगर प्रोसेसर 16 बिट का है, तो इन तमाम रजिस्टर्स भी 16 बिट के होंगे, ठीक है? यानी कि हर रजिस्टर 16 बिट का होगा। लेकिन अगर प्रोसेसर 32 बिट का है, तो हर रजिस्टर भी 32 बिट का हो, ठीक है? सो जो 16 बिट हम जो आर्किटेक्चर 8088 पे हम पढ़ रहे थे रजिस्टर्स के बारे में, वो 16 बिट के थे, हर रजिस्टर 16 बिट का था। और ये जो 32 बिट आर्किटेक्चर है, इसमें उन तमाम रजिस्टर को एक्सटेंड किया गया है, ठीक हो गया? यानी कि अब हर रजिस्टर जो है वो 32 बिट का होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड पहले 16 बिट का होता था, पर हर हर रजिस्टर का एक लोअर पार्ट होता था और एक हायर पार्ट होता है, ठीक है? यानी कि भाई लोअर पार्ट भी 8 बिट का होता है और हायर पार्ट भी 8 बिट का होता है। जब टोटल उसको हम करते हैं तो हमें एक जनरल रजिस्टर मिलता है, ठीक है? यानी कि टोटल 16 बिट का होता है, जिसका एक लोअर पार्ट होता है, एक हायर पार्ट होता है। इसी तरह इस आर्किटेक्चर में भी इनका एक लोअर पार्ट होता है और एक हायर पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि टोटल हर रजिस्टर जो है ये 32 बिट का है, सो इसका लोअर पार्ट भी 16 बिट का होगा और हायर पार्ट भी 16 बिट का होगा, जो कि टोटल जो है वो एक जनरल रजिस्टर बनता है, जिनको हम एक्सटेंड द जनरल रजिस्टर कहते हैं, ठीक है? इसी तरह हम स्टैक रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्लैग्स सारे 32 बिट के हैं। अब यहाँ पे देखें, अब जो 16 बिट आर्किटेक्चर था, वहाँ पे जब हम फिजिकल एड्रेस मालूम करते थे, ये किस तरह मालूम करते थे, ठीक है? हम क्या करते थे कि बेस एड्रेस में, यानी कि बेसिक एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक है? उस बेस एड्रेस में जब हम ऑफसेट के एड्रेस को प्लस करते हैं, तो हमें एक फिजिकल एड्रेस मिलता है, ठीक है? यानी कि वहाँ पे हम डायरेक्टली हम सेगमेंट रजिस्टर में से हमें बेस एड्रेस मिलता है और हम उसमें हम ऑफसेट को प्लस करते हैं, तो हमें फिजिकल एड्रेस मिलता है। लेकिन इस 32 आर्किटेक्चर में बिल्कुल चेंज है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम उस तरह फिजिकल एड्रेस नहीं मालूम करते जिस तरह हम 16 बिट आर्किटेक्चर में मालूम करते थे। इस यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम बेस एड्रेस में ऑफसेट को ही प्लस करेंगे, लेकिन बेस रजिस्टर हमें सेगमेंट रजिस्टर के अंदर से डायरेक्ट नहीं मिलता, ठीक है? यानी कि उसके लिए यहाँ पे 2 सिस्टम यूज़ होता है, एक सिलेक्टर और एक यहाँ पे डिस्क्रिप्टर यूज़ होता है। अब सिलेक्टर और डिस्क्रिप्टर क्या होता है, पहले वो समझ लें यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टर को समझिए, डिस्क्रिप्टर क्या होता है? डिस्क्रिप्टर जो है, मेमोरी के अंदर जो डिस्क्रिप्टर टेबल होता है, वहाँ मेमोरी के जो सेगमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये डिफाइन करता हो, ठीक हो गया? अब प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, या फिर किस तरह सेगमेंट में से डेटा को रीड या राइट करना होता है और सेगमेंट का साइज़ क्या होता है। सो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को ये सिलेक्टर जो है ये डिफाइन करता है डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर, ठीक है? और सेलेक्ट क्या होता है, ये एज ए इंडेक्स काम करता है, ठीक है? इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। सो ये यूज़ होता है डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? यानी कि मैंने आपको बताया कि इस आर्किटेक्चर में हमने जब फिजिकल एड्रेस मालूम करना है, तो यहाँ पे भी हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे ऑफसेट के एड्रेस को। लेकिन जो बेस एड्रेस है वो हम किस तरह एक्सेस करते हैं, अ, ये मेमोरी सेगमेंट के अंदर से ही हम एक्सेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सिलेक्टर होता है, ये पहले सिलेक्ट करता है डिस्क्रिप्टर को, ठीक है? और जैसे ही वो डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करेगा, तो जो डिस्क्रिप्टर होगा, ये हमें उस मेमोरी सेगमेंट के अंदर से बेस एड्रेस हमें फाइंड करके देगा। इस तरह भी हमें जो है वो बेस एड्रेस मिलेगा। अब बेस एड्रेस भी आपको पता होगा क्या होता है? बेस एड्रेस जो है, ये किसी भी मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है? या तो आपको पता है, पर सेगमेंट के अंदर जो होता है, ये बेस एड्रेस होता है। यानी कि एक सेगमेंट का जो इनिशियल एड्रेस होता है ना, जहाँ से जो सेगमेंट शुरू होता है, ठीक है? जो इनिशियल पार्ट होता है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ ये बेस एड्रेस होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें उन्होंने सेगमेंट का फॉर्मेट बताया हुआ है। तो एक सेलेक्टर है, सेलेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स होता है जो कि डिस्क्रिप्टर को जो वो सेलेक्ट करता है। और यहाँ पे 0 से 15 तक ये जो वैल्यूज़ हैं, ये बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि 0 से 15 तक टोटल ये 16 बिट का है। और टीआई के यहाँ पे मतलब है टेबल इंडिकेटर। और आरटीएल का यहाँ मतलब है रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल। आर का मतलब रिक्वेस्ट, पी का मतलब प्रिविलेज और ये एल का मतलब लेवल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रिविलेज लेवल जो होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है कि इसका मतलब होता है कि एक प्रोग्राम कंप्यूटर में, एक प्रोग्राम के पास कितना कंट्रोल होता है कंप्यूटर,
ठीक है? यानी कि इसको हम कहते हैं प्रिविलेज लेवल, कि ये प्रिविलेज लेवल 0 से 3 तक होता है और 0 जो होता है ये इसका हाईएस्ट प्रिविलेज होता है और 3 जो होता है ये इसका लोएस्ट प्रिविलेज होता है, ठीक है? यानी कि अगर एक प्रोग्राम का 0 प्रिविलेज है, तो क्या होगा उसका सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज होगा, यानी कि उसका कंप्यूटर में उस प्रोग्राम का कंट्रोल ज़्यादा होगा, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर। सो अगर प्रिविलेज 1 है तो उसका मीडियम प्रिविलेज होगा, ठीक है? यानी कि उस प्रोग्राम का मीडियम कंट्रोल होगा। इसी तरह 2 प्रिविलेज अगर होगा तो वो भी मीडियम कंट्रोल उस प्रोग्राम का होगा। और अगर उसका अ अगर प्रोग्राम का 3 प्रिविलेज लेवल है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम का सबसे लोएस्ट कंट्रोल है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पे याद रखना है कि टोटल 0 से 3 तक होता है, 0 इसका हाईएस्ट प्रिविलेज होता है, यानी कि यहाँ इसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, और 1 और 2 में मीडियम कंट्रोल होता है और 3 में इसका सबसे लोएस्ट प्रिविलेज होता है। यानी कि इसका यहाँ लेवल लो होता है, यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक हो गया? सो ये आपने याद रखना ही इसका फॉर्मेट सिलेक्टर का। उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मेट है, यहाँ पे उन्होंने सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट बनाया हुआ है, सो इसको भी यहाँ पे एक दफ़ा रिमाइंड कर लेना है, ठीक है? इसके तमाम वैल्यूज़ को कि कितने ही बिट्स का होता है टोटल। इस चैप्टर में हम इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे किस तरह असेंबली लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज से इंटरफेस होती है। और इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि अगर एक फंक्शन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम उसको असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह कॉल करेंगे, और अगर एक असेंबली लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाया हुआ है तो हम उसको सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह कॉल करेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम हाई लेवल और लोअर लेवल दोनों लैंग्वेजेस को मिक्सअप करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला टॉपिक है हमारा वो है कॉलिंग कन्वेंशन। कॉलिंग कन्वेंशन क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है? कि किस तरह एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, और जब कॉल किया जाता है तो वो पैरामीटर्स की वैल्यू किस तरह स्टैक के अंदर पुश होती हैं, और बाद में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उन वैल्यूज़ को पॉप करने के लिए, यानी कि स्टैक में से क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो ये सारे ये एक सेट ऑफ रूल को हम जो वो कॉलिंग कन्वेंशन कहते हैं कि फंक्शन को किस तरह कॉल किया जाता है। सो 2 तरह की यहाँ पे कॉलिंग कन्वेंशन हम पढ़ेंगे। एक ये है कॉलिंग कन्वेंशन और दूसरा है पास्कल कॉलिंग कन्वेंशन। यानी कि हम सी लैंग्वेज में किस तरह कॉल करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसी तरह पास्कल लैंग्वेज में हम किस तरह फंक्शंस को कॉल करते हैं, यहाँ इस लैंग्वेज में क्या रूल्स होते हैं, ठीक है? सो ये हम जो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। जब भी कोई लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उससे पहले आप कुछ रूल्स याद करते हैं। यानी कि उन वेरिएबल्स को किस तरह लिखना है, वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स, फंक्शन को किस तरह नाम देना है, ठीक है? यानी कि वेरिएबल और फंक्शन को जब हम नाम देते हैं, तो उनको नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? उन रूल्स को हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हाउ आर पैरामीटर पास टू द रूटीन, रूटीन हम कहते हैं फंक्शन को, ठीक है? ये आपको पता है, पहले भी पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किस तरह हम जो है वो पैरामीटर पास करते हैं किसी भी फंक्शन को, ठीक है? अब चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज हो, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है? और जो पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टैक के अंदर जाके स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि सी लैंग्वेज में अगर फंक्शन को कॉल किया जाता है तो किस तरह किस ऑर्डर में वो स्टैक के अंदर वैल्यू जाके स्टोर होती है, ठीक है? यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा पैरामीटर की वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो वो उनका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में वो स्टैक के अंदर जाके स्टोर होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये मैंने एक सी लैंग्वेज का एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने एक एग्जांपल नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसकी डेटा टाइप वॉइड है, और इसमें जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, 3 मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं इनके टाइप के। जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम नीचे से इन आर्गुमेंट्स की वैल्यू को हम पास करेंगे, ठीक है? ए की वैल्यू भेजेंगे, फिर बी की और फिर सी की, तीनों वैल्यू जो हम इंटीजर टाइप के हम यहाँ पे पास करेंगे इनको वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने उसी एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और साथ हमने क्योंकि 3 हमने आर्गुमेंट लिखे थे तो 3 ही हम वैल्यूज़ भेजेंगे, ठीक है? ये 1 जो है ये इस ए की वैल्यू है, और 2 इस बी की, और 3 जो है वो इस सी को पास की जा रही है, ठीक हो गया? तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ पहले स्टैक के अंदर जाके स्टोर होंगी, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं किस ऑर्डर में वहाँ स्टोर होंगी। यानी कि पहले ये 1 जाएगा या फिर ये पहले 3 जाएगा, ठीक है? सो इनका ऑर्डर क्या होता है सी लैंग्वेज में वैल्यूज़ को स्टैक के अंदर स्टोर करने का, राइट टू लेफ्ट, ठीक है? यानी कि सबसे पहले राइट वाली वैल्यू जाके स्टोर होगी, ठीक है? राइट से शुरू होगी और ऑनवर्ड जो है लेफ्ट की तरफ जाएँगी, और वन बाय वन सारी वैल्यू जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर होगी, ठीक है? सो राइट में राइट मोस्ट हमारे कौन सी यहाँ पे वैल्यू है, 3 है। सबसे पहले स्टैक के अंदर 3 जाके पुश होगा, फिर 2 पुश होगा, फिर 1 पुश होगा, ठीक है? पास्कल लैंग्वेज में जब पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को पास किया जाता है स्टैक के अंदर,
जब पुश किया रहता है स्टैक के अंदर तो उनका लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर होता है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू होगी वो जाके पुश होगी। इसी तरह ऑनवर्ड जो राइट की तरफ जो वैल्यूज़ होंगी वो वन बाय वन जाके पुश होंगी। तो इनका ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया? सो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि जो सी लैंग्वेज का जो सबसे पहले देखें, तो सी लैंग्वेज में जो ऑर्डर होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट, और पास्कल में जो ऑर्डर होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि विच रजिस्टर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। तो प्रिजर्व्ड रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, चाहे असेंबली में या सी लैंग्वेज में, तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो टेम्परेरीली किसी टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर होती हैं, ठीक है? फिर जैसे ही वो वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के बाद वो दोबारा फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी स्टोर हो जाती हैं, ठीक है? उन रजिस्टर में से। सो ये रजिस्टर होते हैं प्रिजर्व्ड रजिस्टर, जिसमें हम टेम्परेरीली उस फंक्शन की वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करते हैं। तो वो ये वाले रजिस्टर है, ठीक है? एक्सटेंड बेस एक्सटेंडेड, एक्सटेंड स्टैक इंडेक्स, प्री डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, तो ये सारे रजिस्टर आपने याद करने हैं। उसके बाद है विच रजिस्टर आर यूज एज स्क्रैच। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रैच रजिस्टर्स कौन से होते हैं। स्क्रैच रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ होती हैं वो इन रजिस्टर के अंदर वो वैल्यूज़ जाके स्टोर होती हैं। यूजुअली तो वैल्यूज़ हमारी स्टैक के अंदर ही जाके स्टोर होती हैं, ठीक है? हर लैंग्वेज में जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है। लेकिन कई दफ़ा कॉलिंग कन्वेंशन हमें अलाउ करता है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको इन स्क्रैच रजिस्टर्स के अंदर भी स्टोर करो, ठीक है? सो कौन-कौन से रजिस्टर हैं जो एज़ अ स्क्रैच काम करते हैं, वो ये है ईएक्स, ईसीएक्स, ईडीएक्स, यानी कि एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, काउंटर एक्सटेंडेड, एक्सटेंड डेस्टिनेशन एक्सटेंडेड, यहाँ पे एफएस, जीएस एंड फ्लैग्स, ठीक है? ये रजिस्टर आपने याद रखना है कि ये जो है ये एज़ अ स्क्रैच रजिस्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद है विच रजिस्टर होल्ड द रिटर्न वैल्यू। कौन से रजिस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं रिटर्न वैल्यू, यानी कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है वहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट होती है जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक? सो रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है? वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है? यानी कि फंक्शन को कॉल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, जो वैल्यू आती है उसको फिर रिटर्न किया जाता है, ठीक है? सो जो वैल्यू रिटर्न होती है वो फिर किस रजिस्टर में जाके स्टोर होती है, ठीक है? कौन से रजिस्टर उनको होल्ड करते हैं, तो वो हम देखने लगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्योंकि सी लैंग्वेज और पास्कल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में अगर वैल्यू 32 बिट तक लार्ज है तो वो इस ईएक्स यानी कि एक्सटेंड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड इस रजिस्टर के अंदर जो वो स्टोर होंगी, जो रिटर्न की वैल्यू होगी। और अगर हमारी वैल्यू जो वो 64 बिट लार्ज है तो वो जो है वो इस रजिस्टर के अंदर, इन रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर होंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसकी डेटा टाइप इंट है और जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स है। एक पहला आर्गुमेंट ए है जिसकी डेटा टाइप इंट है, दूसरा बी है, इसकी भी डेटा टाइप इंट है। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया जाता है, प्लस करने के बाद इनके रिजल्ट को रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है? अगर हमारी वैल्यू स्मॉल होती है तो उसके लिए फिर हम इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है? सो अगर हमारी वैल्यूज़ जो है लार्ज होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं, उसके लिए हम इंट डेटा टाइप यूज़ नहीं करते, ठीक है? उसके लिए या तो हम डबल यूज़ करते हैं या फिर हम लॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है? सो जब ये क्योंकि यहाँ पे दोनों इंट टाइप के हैं, तो इन दोनों यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है जब इनको प्लस किया जाएगा, तो वो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट इस ईएक्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है? क्योंकि वैल्यूज़ हमारी स्मॉल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह अगर मैं इनकी लार्ज डेटा टाइप लिखती हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी मैं लॉन्ग लिखती हूँ और यहाँ पे भी लॉन्ग, ठीक है? ये भी एक डेटा टाइप होती है। ये बहुत बड़ी वैल्यू के लिए यूज़ होती है डेटा टाइप, ठीक है? और अगर इसको भी मैं जो यहाँ पे डबल लॉन्ग इसकी डेटा टाइप कर देती हूँ। सो इसमें अब जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जब इनको प्लस किया जाएगा, तो प्लस करने के बाद हमारा रिज़ल्ट जो है वो बड़ा होगा, जो वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू होगी और वो फिर बड़ी वैल्यू इस ईएक्स के रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं होगी, बल्कि वो अब इस रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर होगी। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर देखें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द पैरामीटर्स। अब जब भी फंक्शन को कॉल किया तो पैरामीटर जाके उस टैग के अंदर स्टोर होंगे। अब स्टैक को जब क्लियर किया जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो सी में
सबसे पहले देखेंगे कि सी में जो कॉलर होता है वो रिमूव करता है पैरामीटर्स, ठीक है। अब एक तो होता है यहाँ पे, एक कॉलर होता है और दूसरा काली होता है, ठीक है। कॉलर किसको हम कहते हैं कि जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। काली हम किसको कहते हैं कि जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ठीक हो गया। जिस फंक्शन को कॉल जो फंक्शन को कॉल करेगा वो कॉलर होता है, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वो काली होता है, ठीक हो गया। और सी लैंग्वेज में वो कह रहे हैं कि जो कॉलर होता है, जो फंक्शन को कॉल करता है, वो पैरामीटर्स की वैल्यू को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और पास्कल में जो काली होता है वो पैरामीटर्स की वैल्यू को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह एक फंक्शन अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह हम कॉल करेंगे, और अगर एक फंक्शन असेंबली कोड में लिखा हुआ है तो हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह कॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉलिंग सी फ्रॉम असेंबली। अगर एक कोड सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हमने उसको सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह कॉल करना है, तो वो पहले हम ये देखने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सी लैंग्वेज में हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, और ये डिवाइड नाम का एक फंक्शन है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों इंट टाइप के हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है डिवाइडेंड और दूसरा है डिवाइज़र। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉल करना है असेंबली को यूज़ करते हुए। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें 2 पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। एक हम इस डिवाइडेंड के लिए हम वैल्यू पास करेंगे और एक इस डिवाइज़र के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि एक माय डिवाइज़र की एक वैल्यू है, उसके एड्रेस को पुश किया जा रहा है स्टैक के अंदर, ठीक है। और स्टैक के अंदर वो 4 बाइट में जाके स्टोर होगा, ठीक है। डी वर्ड का मतलब है डबल बाइट, वर्ड का मतलब होता है 2 बाइट, और डबल वर्ड का मतलब होता है 4 बाइट, ठीक है। सो माय डिवाइज़र की जो वैल्यू होगी, यहाँ भी क्योंकि स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं तो उसके एड्रेस को हम पुश करेंगे, ठीक है। सो उस वैल्यू के एड्रेस को हम पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर, जो कि 4 बाइट के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह पहली वैल्यू हमने पुश कर दी स्टैक के अंदर, फिर हम दूसरी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमने पहले पैरामीटर की वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश किया इस डिवाइज़र की, ठीक है। पहले डिवाइज़र की हम क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राइट टू लेफ्ट जो है वो वैल्यूज़ स्टैक के अंदर पुश होंगी, ठीक है। इसी तरह फिर हम दूसरी वैल्यू जो है हमारी माय डिवाइडेंड की, उस वैल्यू के एड्रेस को हम स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं, वो भी जो है वो 4 बाइट लेगा, ठीक है, डी वर्ड। हमने दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैक के अंदर हमने पुश कर दी, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस फंक्शन को। कॉल करने के लिए हम यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो वो सबसे पहले यूज़ करेंगे। फिर अंडरस्कोर डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड तो हमारे यहाँ फंक्शन का नाम है ना, ये वाला। डिवाइड तो ये फंक्शन का नेम है। फिर अंडरस्कोर डिवाइड का मतलब ये है कि डिवाइड नाम का एक पहले से फंक्शन बनाया गया है और उसको अब कॉल करो, ठीक है। सो अंडरस्कोर डिवाइड का मतलब है कि एक फंक्शन पहले से बनाया गया है, चाहे वो सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में है, तो उसको जब वो अब कॉल करो कॉल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, ठीक है। सो जैसे ही कॉल करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने स्टैक के अंदर पुश की हैं, वो फंक्शन जो होगा वहाँ से एक्सेस करेगा उन वैल्यूज़ को। एक वैल्यू इस पैरामीटर में जाएगी और दूसरी वैल्यू इस पैरामीटर में जाएगी, ठीक है। सो पहले हमने इस पैरामीटर की वैल्यू को पुश किया था, फिर हमने इसकी वैल्यू को पुश किया था, ठीक है। सो जैसे हमने पुश किया तो दोनों वैल्यूज़ ट्राई करने जाके स्टोर हो गई। फिर जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद क्या होगा, वैल्यू रिटर्न होगी। फिर जैसे ही वैल्यू रिटर्न होगी तो कॉलर का ये काम होगा, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी वैल्यूज़ उसने पैरामीटर्स के अंदर पुश की हैं, अब उसको वहाँ से पॉप करो, यानी कि वहाँ से क्लियर करो, ठीक है। तो वो ये कॉलर करता है क्लियर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ऐड ईएसपी का मतलब क्या है? ऐड ईएसपी कोमा 8 का मतलब ये है कि 8 जो है इसको ऐड करो ईएसपी रजिस्टर के अंदर। ईएसपी यहाँ पे रजिस्टर है एक्सटेंड स्टैक पॉइंटर, ठीक है। यानी कि स्टैक पॉइंटर के अंदर अब 8 को जो है वो जाके ऐड करो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8 जो है ये 8 बाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी जो 2 वैल्यूज़ स्टैक के अंदर पुश किए हैं वो दोनों 4-4 बाइट की पुश किए हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमने माय डिवाइज़र की पुश की है, वो जो कि 4 बाइट की है। इस वैल्यू ने भी स्टैक के अंदर जाके 4 बाइट ली है, टोटल 8 बाइट मेमोरी के अंदर जाके दोनों वैल्यूज़ ने ली है, और टोटल 8 हो गई। तो अब इस 8 वैल्यू को अब उसमें से रिमूव करो, तो उस 8 बाइट को रिमूव करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक हो गया। सो ये हमने
अभी देखा कि सी लैंग्वेज में जो फंक्शन था उसको हमने किस तरह कॉल किया। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, और उसको फिर कॉल किया जा रहा है असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये आपने खुद देख लेना इसको कि किस तरह किया है। पहले उन्होंने फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, उसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, दोनों इंटरप्ट टाइप के पॉइंटर्स हैं, और उसके बाद हमने उनको स्वैप करने के लिए एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसको पहले पॉइंटर की वैल्यू असाइन की गई है, फिर उसी पहले पॉइंटर को पॉइंटर 2 की वैल्यू असाइन की गई है, फिर उसी पॉइंटर 2 को फिर टेम्प की वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। इस तरह वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो रही है, ठीक है, एक्सचेंज हो रही है वैल्यूज़। 2 पॉइंटर हैं, दोनों पॉइंटर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो अब एक्सचेंज हो गई हैं, ठीक है, एक दूसरे को चली गई हैं दोनों वैल्यूज़। तो अब इस फंक्शन को हम स्वैप को कैसे कॉल करेंगे असेंबली के अंदर? तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने असेंबली डायरेक्टिव 2 बनाया हुआ है, डीडी के यानी कि डिफाइंड डायरेक्टिव के 2 बाइट के बनाए हुए हैं, ये भी 2 बाइट के, ठीक है। एक जो यहाँ पे असेंबली डायरेक्टिव है वो एक्स के नाम से है, जिसके अंदर हमने 4 बाइट स्टोर की है, दूसरा वाई के नाम से यहाँ पे लेबल बनाया हुआ है, और इसको 7 वैल्यू जो इसके अंदर हमने स्टोर की हुई है। इसी तरह फिर हमने वाई की वैल्यू को पुश किया है स्टैक के अंदर, फिर एक्स की वैल्यू को पुश करेंगे, फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस तरह जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़, ये 4 वैल्यू और ये 7, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा काम क्या है, सो अभी जो हमने पढ़ा है, हमने ये देखा है कि किस तरह हम असेंबली कोड को यूज़ करते हुए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। अब हमने देखना है कि जो एक फंक्शन लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और उसको हमने कॉल करना है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पे उन्होंने अ, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये उन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, फिर उसको यहाँ पे उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज को यानी कि सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कॉल किया है, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा सा लेंथी है, के लिए मैंने एक अलहदा एक बहुत कंसाइज वे में एक कोड बनाया हुआ है, तो आपने ये वाला करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे असेंबली के अंदर, ठीक है। असेंबली के अंदर एक फंक्शन मैंने ये लिखा हुआ है, ये कोड है उसका, और ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है ये आपके अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पे मैंने कॉमेंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो है गेट 10, ठीक है। गेट 10 ये लेबल है, यानी कि उस फंक्शन का मैंने नाम बनाया हुआ है, ये वाला नाम रखा हुआ है गेट 10। और उसके बाद इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड के अंदर मैं इस 10 वाली वैल्यू को मूव कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर मूव करूँगी तो फिर रिटर्न करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर गेट गेट 10 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, ग्लोबल अंडरस्कोर गेट 10। ये जो मैंने गेट 10 के नाम से फंक्शन बनाया ना, इसको मैंने ऊपर ग्लोबल अंडरस्कोर गेट 10 क्यों लिखा हुआ है, ताकि इसको मैं ग्लोबली इसके ऊपर काम कर सकूँ, ठीक है। तो जब भी किसी फंक्शन को ग्लोबल किया जाता है तो हम उसको फंक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोड के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल अंडरस्कोर 10 का मतलब है कि अब मैं इस फंक्शन को सी लैंग्वेज के अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको कॉल करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए मैंने इस फंक्शन को पहले ग्लोबली बनाना है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले हम इसको ग्लोबल लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर, फिर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन डॉट टेस्ट का मतलब क्या है कि ये बताता है कि ये प्रोग्राम, ये कोड जो है ये एक्जीक्यूटेबल है, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट लाज़मी है, ठीक है। फिर आपने उस फंक्शन को लिखना है। तो यहाँ फंक्शन में क्या हो रहा है कि 10 को हमने इस रजिस्टर के अंदर मूव किया, फिर रिटर्न किया। अब इसको 10 वैल्यू को हम यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि प्रिंट हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो सी के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखें, उसी फंक्शन को लिखा हुआ है, उसकी इंट टाइप लिखी हुई है यहाँ, और साथ एक्सटर्न लिखा हुआ है। एक्सटर्न का मतलब है कि ये जो गेट 10 का नाम का फंक्शन है, ये पहले बनाया गया है इसको, ठीक है। इसको पहले कहीं डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम ये यूज़ ना करेंगे तो कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो वो ये कंसिडर करेगा कि ये गेट 10 के नाम के फंक्शन को अभी बनाना है आगे जाके, ठीक है। सो अगर हमने पहले से बने बनाए फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, जो हम पहले बना चुके हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने एक्सटर्न पहले लाज़मी लगाना है, ठीक है। एक्सटर्न लगाएँगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये जो गेट 10 के नाम का फंक्शन हम पहले बना चुके हैं, अब हम उसको कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमने वही उस फंक्शन मेन बॉडी के अंदर हम उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको हम वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम को, उस फंक्शन की वैल्यू को इसको असाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हम, आपको पता है कि सी में हम किस तरह वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो जो भी वैल्यू इस गेट 10 में है, गेट 10 में कौन सी वैल्यू 10 है ना, 10 हमने मूव की थी इस फंक्शन के अंदर, तो ये जो 10 है ये वैल्यू को चला जाएगा, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, रिटर्न
वैल्यू कोलन 10 ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है कि जो हमने फंक्शन असेंबली में बनाया हुआ है उसको यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू को हमने यूज़ करते हुए प्रिंट किया है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह लो लेवल कोड और हाई लेवल में जो कोड होता है एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरफेस करता है। ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे 2 प्रोसेसर का कंपैरिजन मोटोरोला और स्पार्क के बारे में। ये प्रोसेसर 68 के का होता है और इसके अंदर टोटल 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि 23 बिट के होते हैं, ठीक है। 8 रजिस्टर ये वाले हैं A0 से A7 तक और 8 रजिस्टर D0 से D7 तक, तो टोटल 16 रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस, तो कि ये 3 बिट के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है जो जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रही है किसी भी इंस्ट्रक्शन की उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद कि 8 बिट इसके अंदर एक 8 बिट का कंडीशन कोड रजिस्टर होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CCR, ठीक है। यानी कि कंडीशन कोड रजिस्टर। अब इस रजिस्टर के अंदर फ्लैग बिट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। पहला जो फ्लैग रजिस्टर है वो है एक्सटेंड फ्लैग, दूसरा है नेगेटिव फ्लैग, फिर है यहाँ पे ज़ीरो फ्लैग, इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग और इसी तरह कैरी फ्लैग, ठीक है। उसके बाद ये जो मोटोरोला प्रोसेसर है ये अलाउ करता है बिट एड्रेसिंग। बिट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अ, हम इस प्रोसेसर को जब यूज़ करते हैं तो हम इसकी सिंगल बिट को भी सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मूव 16 इंस्ट्रक्शन बताई हुई है। इसका मतलब ये है कि जो भी 16 बिट का डेटा है उसको हम इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो है वो मूव कर सकते हैं। देखो अब ये जो 68 के प्रोसेसर है ये अलाउ करता है इंटरैक्टिव मेमोरी एक्सेस किसी भी रजिस्टर को यूज़ करते हुए। यानी कि अब मिड टर्म लेक्चर्स में आपने 2 तरह के एड्रेसेस पढ़े होंगे। एक इंटरैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग और दूसरा इंटरैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। सो ये जो प्रोसेसर है ये इंटरैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मूव D0 कोमा A0, यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए ये जो मूव है ये मोटोरोला के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमारा सोर्स रजिस्टर है और ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ठीक है। सो जो इंटेल में हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले उसका डेस्टिनेशन रजिस्टर हम यूज़ करते हैं फिर हम उसके सोर्स वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हर आर्किटेक्चर जो है दूसरे आर्किटेक्चर से डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर रजिस्टर्स को जो नेमिंग दिए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हमने जो इंटेल आर्किटेक्चर में 8288 से पढ़ा था उसके अंदर जो मूव की इंस्ट्रक्शन थी वो हम MOV यूज़ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फुल नेम यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो कोडिंग का तरीका था वो भी डिफरेंट होता है। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इंटेल में, फिर हम डेस्टिनेशन या हमारी वैल्यू होती है, फिर हमारी सोर्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या है पहले इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही है, फिर सोर्स वैल्यू यूज़ की जाएगी, फिर डेस्टिनेशन वैल्यू यूज़ की जाएगी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम एक एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको हम दूसरे एड्रेस के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट में रजिस्टर्स यूज़ किए जाते, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि अगर हमारा कोई एड्रेस है पूथ हो तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है, जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमें यहाँ पे रजिस्टर दिया जाता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को मूव किया जा रहा होता है। मोटरोला जो है ये हमें अलाउ करता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब जब भी हमें किसी वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट करना होता है तो उस वैल्यू के हम राइट साइड में प्लस लगाएंगे, ठीक है। पर अगर हमने प्री डिक्रीमेंट करना है तो हम उसके लेफ्ट साइड में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट का कोड, ये है प्री डिक्रीमेंट का। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि ये हमारी सोर्स वैल्यू इसके राइट साइड में मैंने प्लस लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट इस वैल्यू करने लगी, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझे कि आप ये क्या कर रहे हो। पहले तो उन्होंने मूव की इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है। अब डॉट बी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी वैल्यू सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव होगी वो बाइट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डब्ल्यू भी हो सकता है, डब्ल्यू का मतलब है वर्ड कि इस A0 रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जाएगी सबसे पहले मूव होगी इस D0 रजिस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे ही मूव होगी, मूव होने के बाद ये वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी,
ठीक है? यानी कि पहले जो इसके अंदर वैल्यू है वो कॉफ़ी होके डायरेक्टली से पहले मूव होगी डी 0 के अंदर, फिर ये खुद को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ये आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, ठीक है? किस तरह हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे हम डबल प्लस का या डबल माइनस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमें सिंगल साइन यूज़ करना होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए पता है हम प्लस लगाते हैं और इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट के लिए हम जो वो माइनस यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है, ये हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों वैल्यूज़ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सोर्स की वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन की वैल्यू को प्री डिक्रीमेंट किया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि इस A0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर ये D0 की वैल्यू मूव होगी, ठीक है? सो उससे पहले मूव होने से पहले जो A0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है? प्री डिक्रीमेंट का मतलब है कि पहले डिक्रीज़ होना, ठीक है? बाद में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सो पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होने के बाद जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस में इस D0 की वैल्यू जो है वो मूव होगी, ठीक है? सो क्लियर हो गई ये कांसेप्ट आपका? अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस मोटोरोला प्रोसेसर के अंदर जो 68K का है, इसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती। हमने ये पढ़ा था इंटर आर्किटेक्चर में कि मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है? सो सेगमेंट्स हमने ये पढ़ा था कि चंक ऑफ मेमोरी होता है, कि मेमोरी का एक हिस्सा होता है और हर सेगमेंट जो है ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ वो बता रहे हैं कि मोटोरोला के अंदर कोई सेगमेंट नहीं बने होते मेमोरी के अंदर, बल्कि ये एक पेज्ड मेमोरी मॉडल होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स नहीं बने होते, बल्कि पेज बनाए जाते हैं, ठीक है? यानी कि इसकी मेमोरी को डिवाइड किया जाता है हर इक्वल पेज में, और हर पेज का जो साइज़ है वो सेम होगा दूसरे पेज से, ठीक है? ये सेम साइज़ के तमाम पेजेज़ होंगे, ठीक है? सो इसकी मेमोरी के अंदर जो है वो पेज्ड मेमोरी मॉडल होता है, जबकि इंटेल के अंदर जो है वो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मेमोरी के अंदर। अब जो दूसरा हम प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं वो सन स्पार्क प्रोसेसर। स्पार्क की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये एक 64 बिट प्रोसेसर होता है। जो मोटोरोला पड़ा है वो हमने 68 बिट का पढ़ा। इसके अंदर 8 ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं और 8 ही इसके अंदर अल्टरनेट ग्लोबल रजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है? अब ये रजिस्टर विंडो क्या होता है? सबसे पहले ये कंसेप्ट समझें कि ये स्पार्क के अंदर एक ऐसा फीचर होता है कि जिसमें हम एक साथ मोर देन 1 रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि हर एक रजिस्टर के अंदर 24 रजिस्टर्स होती है। ठीक हो गया? यानी कि जब प्रोग्रामर किसी भी अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो जब उस फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो जो फंक्शंस होते हैं वो फिर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इन रजिस्टर विंडोज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इसी तरह स्पार्क की मेमोरी के अंदर बहुत से रजिस्टर विंडोज़ होते हैं, ठीक है? और हर विंडो जो है वो दूसरी विंडो से जो सेपरेट होता है, ठीक है? हर रजिस्टर विंडो को हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। सो हर रजिस्टर विंडो के अंदर 24 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़र जो है वो मोर देन 1 फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? यूज़ कर रहे हैं, तो वो हर फंक्शन जो है वो अपने अलग-अलग रजिस्टर विंडो यूज़ करेगा मेमोरी को स्टोर करने के लिए, ठीक है? यानी कि एक ही रजिस्टर विंडो को रीयूज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि हर फंक्शन जो है वो अपना सेपरेटली हर विंडो को यूज़ करेगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है? और उन दोनों लोगों की कबर्ड्स जो है वो अलग-अलग है और दोनों के जो है वो हर सामान जो है वो अलग-अलग कबर्ड में मौजूद है, ठीक है? तो अगर एक बंदे ने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो अपनी कबर्ड में जाएगा, ठीक है? और वो जो दोनों कबर्ड्स होंगी वो उनकी रजिस्टर विंडो होगी, ठीक है? सो एक जो पर्सन है वो फिर अपनी विंडो के अंदर जाके ही वो जो अपनी पर्सनल चीज़ें यूज़ करेगा, ठीक है? इसी तरह दूसरा पर्सन जो है वो अपनी विंडो के अंदर जाके यानी कि अपनी कबर्ड से जाके अपनी चीज़ें लेगा, ठीक है? सो एक दूसरे की चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। सो इस तरह होता है प्रोग्राम के अंदर भी कि हर फंक्शन जब उनको कॉल किया जाता है तो वो अपनी-अपनी रजिस्टर विंडो को यूज़ करते हैं, ठीक है? अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल रजिस्टर यूज़ होता है जो कि किसी भी करंट रजिस्टर विंडो को पॉइंट आउट करता है, उसको हम कहते हैं करंट विंडो पॉइंटर, ठीक है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CWP। ये इम्पोर्टेंट है कि CWP की फुल फॉर्म है करंट विंडो पॉइंटर। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है, एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि किसी भी करंट रजिस्टर विंडो को पॉइंट आउट करता है, ठीक है? यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो भी करंटली अभी रजिस्टर विंडो यूज़ हो रहा है, उसको ये पॉइंट आउट करेगा ये करंट, ठीक है? सो उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में तो रजिस्टर्स
बहुत ज़्यादा मेमोरी के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि इस स्पार्क में 100 से भी ज़्यादा रजिस्टर्स मेमोरी के अंदर होते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है वो एक ही रजिस्टर विंडो यूज़ किया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर 24 रजिस्टर्स होते हैं। सो क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं इन रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड तक करने के लिए, ठीक है? सो उन वो ये वाली इंस्ट्रक्शन है सेव और रीस्टोर, ठीक है? सेव यूज़ होती है किसी भी रजिस्टर विंडो को मूव करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, और रीस्टोर यूज़ होती है इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर विंडो को बैकवर्ड करने के लिए। पर जब भी हम किसी भी रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड करते हैं या फिर हम उसको बैकवर्ड करते हैं, तो हम उसके सिर्फ 16 रजिस्टर को ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं, ठीक है? अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि एक रजिस्टर विंडो के अंदर तो मैंने आपको बताया कि 24 रजिस्टर होते हैं, ठीक है? फिर हम इन्हीं 24 रजिस्टर को क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं करते, ठीक है? सिर्फ हम 16 रजिस्टर्स को ही क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि के रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए ये 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और एक रजिस्टर विंडो के अंदर तो 24 रजिस्टर होते हैं, फिर हम सिर्फ 16 रजिस्टर को ही क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं? सिंपल इसका ये आंसर है कि आपने ये याद रखना है कि हर जो अगला रजिस्टर विंडो होगा वो पिछले रजिस्टर विंडो के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है, ठीक है? यानी कि हर रजिस्टर विंडो अपने ही जो पिछला रजिस्टर होता है, रजिस्टर विंडो होता है, उसके 16 रजिस्टर को यूज़ करता है। इसी तरह इस रजिस्टर से जो अगला रजिस्टर होगा, अगला जो रजिस्टर विंडो होगा वो इस रजिस्टर के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है, ठीक है? सो ये लिस्ट आपने याद रखना है कि हर रजिस्टर विंडो अपने से पिछले रजिस्टर विंडो के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है। इसीलिए जब भी उनको एक रजिस्टर विंडो को मूव फॉरवर्ड किया जाता है, आगे भेजा जाता है या फिर आप उसको बैकवर्ड किया जाता है, तो उसके सिर्फ 16 रजिस्टर को ही बैकवर्ड या फॉरवर्ड किया जाता है, जो उसके न्यू रजिस्टर होते हैं, ठीक है? 16 तो वो प्रीवियस रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं और 16 उनके न्यू रजिस्टर होते हैं, सो इसलिए 24 इनके अंदर टोटल रजिस्टर होते हैं। क्लियर हो गया तो सर? उसके बाद कि आप वो बता रहे हैं कि स्पार्क के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसके अंदर 2 सोर्स होते हैं और 1 डेस्टिनेशन होता है, ठीक है? सो इस आर्किटेक्चर में हमने जो पीछे आर्किटेक्चर पढ़ा था, हमने उसमें हमने जो ऑर्डर पढ़ा था, वो पढ़ा था कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, फिर हमारा सोर्स होता है, फिर हमारा डेस्टिनेशन होता है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसमें हम 2 सोर्स और 1 डेस्टिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि एक साथ 2 सोर्स और 1 डेस्टिनेशन भी हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, और ये जो R1 और R2 है ना, अब ये 2 सोर्स हैं और ये R4 जो है, ये डेस्टिनेशन, ठीक है? वो बता रहा है कि जो इन दोनों सोर्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो, मूव कर दो, ठीक है? सो सोर्स की वैल्यू ऐड पहले होंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके अंदर मूव किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 सोर्स रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और 1 डेस्टिनेशन यूज़ हो रहे हैं। और ये R3 और R1 ये मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे देखें। ये जो एक विंडो होता है ना, एक जो रजिस्टर विंडो होता है, इसके अंदर 24 रजिस्टर होते हैं, और वो 24 कौन-कौन से रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पे देखें। इसके अंदर 8 इन रजिस्टर होते हैं, 8 लोकल रजिस्टर होते हैं और 8 इसके अंदर आउट रजिस्टर होते हैं, और टोटल मिला के 24 रजिस्टर बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ग्लोबल रजिस्टर है ना, जो ऊपर 8 ग्लोबल रजिस्टर हैं, इनको हम 0 R0 से R7 ये इनके नेम है, ठीक है? R0 से R7 तक जो रजिस्टर हैं, ये ग्लोबल रजिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो इन रजिस्टर हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये वाले I0 से I7 तक, इनको हम R8 से R15 तक, ये जो नेम है, ये इन रजिस्टर के नेम, ठीक है? तो आगे जो उन्होंने कोडिंग करने यूज़ किया हुआ है, वो उन्होंने ये वाले रजिस्टर यूज़ किए हैं, ठीक है? इसी तरह जो लोकल रजिस्टर अ, L0 से L1 तक है, इनको हम R16 से R23 भी कहते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है? इसी तरह R24 से R31 तक जो रजिस्टर होते हैं, ये आउट रजिस्टर होते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हर रजिस्टर जो है, ये 64 बिट का है, इसका साइज़ होता है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जितना वर्ड साइज़ एक आर्किटेक्चर का होता है, एक प्रोसेसर का होता है, उतने ही हर रजिस्टर का साइज़ होता है, ठीक है? और यहीं तक करना है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।